हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एबीएस समाधान की एक और लेक्चर में आप सभी का। आज हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे संरचना में मेटल और कार्बनिल बंध की प्रकृति के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपके सभी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कॉलेज स्तरीय एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। लेक्चर तक अंत तक बने रहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी प्रकार का डाउट एग्जाम में किसी प्रकार डाउट्स नहीं रहने वाले। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत हमारा पहला नियम आता है, वो आता है EN का नियम। ठीक है, प्रभावी परमाणु संख्या का नियम हमारे पास आता है। ये नियम होता क्या है, देखिए जब हम बात करते हैं संक्रमण धातु की, किसकी बात करते हैं, संक्रमण धातु। संक्रमण धातु क्या करता है, जो दाता परमाणु होते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, उसे क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है। और तब तक ग्रहण करता है जब तक क्या हो, उसकी प्रभावी परमाणु संख्या का जो मान होता है वो उत्कृष्ट गैस के बराबर ना आ जाए, और इसी को हम कहते हैं प्रभावी परमाणु संख्या का नियम। जब हम बात करते हैं संक्रमण धातु की, संक्रमण धातु में भी हम बात करेंगे परमाणु या हम बात करेंगे आयन की। ठीक है, वो क्या करते हैं, यहाँ पर वो दाता परमाणु है, इससे क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तब तक करते हैं जब तक प्रभावी परमाणु संख्या का मान उत्कृष्ट गैस के निकट ना आ जाए। इसी को हम बोलते हैं EN के नियम का पालन। ठीक है, अब सवाल आता है कि प्रभावी परमाणु संख्या होती है। देखिए जब हम बात करते हैं ना किसी संक्रमण धातु की, उसके जो परमाणु आयन, उसके चारों ओर घेरे हुए जो घेरा होता है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश घनत्व है, उसी को हम बोलते हैं, उसी की संख्या को क्या बोलते हैं हम, प्रभावी परमाणु संख्या। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ संक्रमण धातु है, संक्रमण धातु परमाणु या आयन चारों ओर का घेरा और के घेरे में कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश घनत्व है, उसकी संख्या क्या कहलाती है, प्रभावी परमाणु संख्या। अब दूसरे क्वेश्चन आता है कि हम कैसे ज्ञात करेंगे प्रभावी परमाणु संख्या को। अगर ज्ञात करने की बात करें तो संक्रमण धातु होते हैं ना, उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उप सहसंयोजक बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन संख्या का जो योग होता है, उससे हम क्या ज्ञात करते हैं, प्रभावी परमाणु संख्या ज्ञात करते हैं। जब हम संक्रमण धातु की बात करते हैं, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस उप सहसंयोजक बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, ये हमने बात कर ली है प्रभावी परमाणु संख्या। अब किस प्रकार से कार्बनिलों पर लागू होता है उसके बाद बात करना है। जो कार्बनिल जो लिगेंड है तो वो क्या करता है, दाता परमाणु की तरह व्यवहार करता है। वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म किसे देता है, केंद्रीय धातु परमाणु को देता है। और ये जो कितने इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा केंद्रीय धातु परमाणु, जब तक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता रहेगा तब तक क्या हो, उसकी जो संख्या होती है ना, उसका जो मान होता है प्रभावी परमाणु संख्या मान उत्कृष्ट गैस के पास नहीं पहुंच जाता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं कार्बोनिल की,
कार्बोनिल की, तो यहाँ पे क्या दाता है परमाणु, ये व्यवहार करता है, ठीक है। और संक्रमण धातु की तरह व्यवहार करता है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। और ये क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म, बाकी बात सेम रहने वाली इसके लिए भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक तब तक ग्रहण करेगा, कौन, केंद्रीय धातु परमाणु, तब तक उसकी प्रभावी परमाणु संख्या का मान उत्कृष्ट गैस के निकट ना पहुंच जाए। इस प्रकार से क्या होता है कि जो कार्बोनिल धातु कार्बोनिल क्या होता है, ईएन का नियम का पालन करते धातु कार्बोनिल बंध का निर्माण करते हैं। जब हम बात करते हैं एक केंद्रीय, जिसके अंदर क्या हो, केवल एक धातु परमाणु होता है, एक नाभिक, उसमें किस प्रकार से हम जो अगर बात करेंगे प्रभावी परमाणु संख्या मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, देखते हैं। देखिए जब हम बात करें, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो चार कितने देंगे, चार टोटल देने वाले हैं 8 इलेक्ट्रॉन। इसकी अब टोटल इलेक्ट्रॉन निकल के टोटल 28 होते हैं, टोटल होने वाले हैं यहाँ पर 36, प्रभावी परमाणु संख्या 36। एक इसका मान है उत्कृष्ट गैस है हमारे पास क्रिप्टॉन, उसका मान है। इसी तरह Fe की बात करोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने देगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं आयरन, ये भी कितना होने वाला 36 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम जो ज्ञात करने की बात करेंगे बहु नाभिकीय या जो बहु केंद्रीय अगर हम बात करेंगे, जिसके अंदर धातु परमाणु संख्या क्या हो, एक से अधिक होती है, उसमें हम ईएन का किस प्रकार से परिकलन करते हैं, ज्ञात करते हैं, बात करने वाले हैं। हम जो बात करने वाले बात करेंगे बहु केंद्रीय, हम धातु कार्बोनिल में बात करेंगे कि हम ईएन का किस प्रकार से परिकलन या ज्ञात किस प्रकार से करते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करते हैं कार्बोनिलों की, 9 है तो टोटल 9 है, तो उसको हम किस प्रकार से 9 बटा 2 के रूप में इसको दर्शाते हैं, और आप पता वो 2 के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसका मान कुछ हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, टोटल होते हैं 9 कार्बोनिल। ये 26 नंबर पर रहता है Fe 26, टोटल 26 है इसमें। और कार्बोनिल दो जो Fe यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़े होते हैं, तो +1 यहाँ पर भी ऐड हो जाता है, टोटल कितना जाते हैं 36 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो क्रिप्टॉन का मान है, यह बहुकेंद्रीय। देखिए जब हम बात करें जो En का जो नियम है, En की प्रभावी परमाणु संख्या, इसके द्वारा हमें पता चलता है कि कितने जो कार्बोनिल केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या बनाएंगे, उपसहसंयोजक बंध बनाने वाले हैं। देख लेते हैं En के द्वारा पता चलता है कि कितने कार्बोनिल उप सहसंयोजक बंध द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें ना, एक और विशेष बात है कि जो भी धातु कार्बोनिल मतलब जो भी धातु में कार्बोनिल बना रहता है, उसकी संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, विषम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उन्हीं का क्या होना चाहिए, हम En के द्वारा इसकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कार्बोनिल संख्या तो विषम होती ही है, कैसे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को देगा तो कितने भी कार्बन संख्या होगी उसकी विषम होने वाली है। और जब हम संपूर्ण उत्क्रय के अभिविन्यास की भी बात करोगे तो वो भी उनकी संख्या सम होती है। तो धातु कार्बन संख्या जब आप ज्ञात कर रहे हो तो क्या होनी चाहिए, सम ही होनी चाहिए। एक बात लिख लेते नोट लगाकर, जो भी धातु कार्बोनिल के साथ जुड़ा हो उसकी
संख्या सम होती है। कार्बन दो एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो उसकी संख्या सम होगी। ठीक है, और जब हम उत्कृष्ट गैस की संख्या भी सम होती है तो इसकी भी नीचे संख्या सम होनी चाहिए। तो ये बात इतना नोट डाउन। अब देखिए हम जो बात करने वाले बात करेंगे 18 इलेक्ट्रॉनों का नियम। ये नियम क्या होता है? नियम ये है कि जब कोई धातु होता है, धातु कार्बनिल का निर्माण कर रहा होता है, तो धातु द्वारा जो कार्बनिल है उनके द्वारा टोटल इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं कि उसके n माइनस डी के टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाए 18 हो जाए। यही क्या होता है? 18 इलेक्ट्रॉनों का नियम। लिख लेते हैं कि धातु कार्बनिल बनाते समय धातु के n व n माइनस डी द्वारा कार्बनिल से इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं जिससे n व n माइनस डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाए। ठीक है, धातु कार्बन बनाते समय धातु के n माइनस डी द्वारा कार्बन से इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं जिससे n माइनस डी में टोटल इलेक्ट्रॉन जाए 18 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं FeCO5। ठीक है, जब हम बात करेंगे Fe6 कितना आता है? 26 नंबर पर आता है। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रॉन नियम के द्वारा समझते हैं, नियम के द्वारा समझ लिया और इलेक्ट्रॉन नियम के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं। इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, और हम बात करेंगे 3d और 4s की बात करेंगे। ये हो चुके टोटल 10 18 और ये टोटल हो चुके टोटल 20 पर ये 26। बाह्यतम कोश में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके 8 है। कितने हैं? 8 है। ये रे बाह्यतम कोश में टोटल इलेक्ट्रॉन इसके 8 है, तो इसको टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लेने पड़ेंगे? 10। तो 10 कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन देता है? आपको पता है एक कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 5 कितने देंगे? 10 दे देंगे, जिससे क्या हो जाएंगे? इसके बाह्यतम कोश में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। ये नियम है केवल जो जिस धातु पर ही काम करेगा, उन केंद्रीय धातु परमाणु पर काम करेगा जिसमें जो इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो? सम हो। परंतु विषम होने पर ये लागू नहीं होगा। कैसे? अगर हम बात करते हैं कोबाल्ट की बात करते हैं, वो कितने नंबर पर आता है? वो आता है 27 नंबर पर। 27 नंबर पर आता है, तो इसी प्रकार से इसका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाता है 3d7 और 4s। इसके टोटल बाह्यतम कोश टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9 है। 9 इलेक्ट्रॉन है टोटल। अगर इसको मैं 4 कार्बन भी देता हूं और ये 4 कार्बन से 8 इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण करता है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इसके 17 होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कोबाल्ट संकुलन निर्माण करता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन नहीं करता। परंतु जब मैं बात करता हूँ किसकी? कोबाल्ट की 2 की अगर मैं बात करता हूँ, जब ये द्विनाभिकीय होता है, जब क्या होता है? कोबाल्ट द्विनाभिकीय होता है, तब क्या कर लेता है? 18 प्लस इलेक्ट्रॉन का नियम का पालन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? 18 प्लस का नियम का पालन हो जाता है और ये क्या बनाता है? संकुलन निर्माण करता है। एक अपवाद आप देखने को मिल जाता है आपको। हम अपवाद की बात करेंगे, वैडेनियम कार्बोनिल 6 नाम का जो एक धातु कार्बोनिल यौगिक है, वो 18 प्लस नियम का पालन नहीं करता, फिर भी क्या है? धातु कार्बोनिल है। ये क्या है यहाँ पर? अपवाद। देखते हैं कैसे। जैसे इसकी बात हुई आता है 23 नंबर पर। कितने पर आता है? 23 की।
अगर यहाँ से अगर हम बात करें 2, ये 10 और ये 12 हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। 10 और 12 ये आ चुके हैं 18, 18 और 2 20, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 23। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे? 5। तो बायतन फोर्स टोटल इलेक्ट्रॉन है इसमें 5, 6 कार्बन में गिरने रहा था 12, टोटल गिरने 17 है। तो 18 नियमों का पालन नहीं करा, फिर भी क्या है? धातु कार्बनिल है। ठीक, इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं धातु कार्बनिलों की, हम संरचना के बारे में बात करेंगे। जो बात करने वाले बात करेंगे धातु कार्बनिल की बंध की प्रकृति के बारे में बात करने वाले हैं। जब हम धातु कार्बनिल की बात करते हैं तो इनके मध्य जो बंध होता है वो क्या होता है? सिग्मा बंध होता है, जो क्या होता है? उप सहसंयोजक प्रकृति का होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं धातु कार्बनिल की, में जो बंध क्या होता है वो क्या होता है? सिग्मा बंध, जो होता है क्या? उप सहसंयोजक प्रकृति का। ठीक है, आपको पता होगा कि दाता की तरह कौन कार्य करता है, वहां पर कार्बनिल करता है, एक्सेप्टर की तरह कार्य करता है, मेटल करता है। तो हम कुछ इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। परंतु जब इस बंध को जब देखते हैं तो काफी दुर्बल होता है ये बंध। क्या होता है? काफी दुर्बल। जो कार्बनिल के स्थायित्व के कारण जब देखा जाता है तो उससे क्या होता है? उससे कम ही प्रतीत होता है। ठीक है, ये बंध क्या होगा? दुर्बल होता है। दुर्बल होता है ये बंध। ठीक है, और इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए पाई बंध का क्या दिया गया? सुझाव दिया, विपरीत बंधी पाई बंध का सुझाव। जब हम बात करेंगे विपरीत बंधी पाई बंध का सुझाव दिया गया। क्या सुझाव था? इसने ये कहा कि जो भरे हुए धातु के डी ब्लॉक होते हैं वो विपरीत बंधी पाई नोट 2 पाई के साथ क्या आते हैं? पार्श्व गति व्यापन करते हैं और क्या बनाते हैं? पाई बंध बनाते हैं। ये जो पाई बंध बना रहा है ये भी क्या होता है? उप सहसंयोजक प्रकृति का होता है, जिसमें तो दाता परमाणु का कार्य कौन करता है? संक्रमण धातु। और ग्राही का कौन करता है? कार्बन करता है। ठीक है, जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे मेटल की, धातु की बात करते हैं। धातु में क्या डी भरे हुए कक्षक, ठीक है, विपरीत बंधी टू पाई के साथ क्या करते हैं? अतिव्यापन क्या बनाते हैं? पाई बंध। ठीक है, ये किसका होता है? उप सहसंयोजक प्रकृति। कैसा होता है? उप सहसंयोजक प्रकृति। ठीक है, जिसमें जो धातु क्या होगा? दाता ग्राही कौन होगा? ये कुछ को इसको हम इस प्रकार से दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास सिग्मा बंध बनाते हैं तो उस समय संरचना है। देखो इसके अंतर्गत क्या होता है? जो कार्बन और मेटल है उसके बीच तो पाया जाएगा पाई बंध पाया जाता है, और पाई बंध और सिग्मा बंध क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत। ये दोनों बंध क्या होंगे? एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। और एम और सी और तीनों क्या होते हैं? एक रेखा में उपस्थित होते हैं। ये क्या होता है? इसका डायग्राम है, तो उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो आशा करते हैं आज ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं दोनों कमेंट में लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार पढ़ते रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर, एक और नए टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।